तो जय श्री श्याम बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2020 और 21 का जो आपका सीबीएसई का सैम्पल पेपर आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। आइए एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझते हैं और देखते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में किस तरह क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एमसीक्यू, ध्यान से पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डील्ड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चों कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर वो आइटम्स आते हैं जो अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स का पार्ट है। ठीक है, लाइक पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब चीजें जब भी प्रोवाइड कर सकता है फर्म पार्टनर्स को जब बिजनेस प्रॉफिट्स जनरेट करेगा, राइट। बट अगर कुछ ऐसा है जो कि प्रोवाइड करना ही पड़ेगा इन केस ऑफ लॉसेज ऑल्सो, उसको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और प्रॉफिट्स रिड्यूस भी होते हैं उससे, उसको हम ट्रीट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, राइट। बट ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, पार्टनर की सैलरी आएगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल आएगा, पार्टनर की कमीशन आएगी, बट क्या नहीं आएगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो यही आपसे पूछा गया है एंड एग्जैक्टली ए आपका क्या होगा, एक्यूरेट आंसर होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो यहाँ पर ए आपका आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो कुछ इस प्रकार है बेटा, ध्यान से देखेंगे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स यूज्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो कौन सा ऐसा सिनेरियो है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है इन चारों के अंदर जिसमें हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कंसीडर करते हैं। ध्यान से देखिए, व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग ओनली अ पार्ट ऑफ गुडविल, तो गुडविल अगर वो लेके आएगा तो गेनिंग और सेक्रीफाइस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वो आपको बहुत अच्छे से पता है, राइट, बिटवीन द पार्टनर्स। एंड उसके बाद न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, अगर वो गुडविल नहीं लेकर आता है तो आपको बहुत अच्छे से पता है इसमें उसकी कैपिटल को रिड्यूस कर देते हैं, राइट। एंड व्हेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, गुडविल ऑलरेडी आपकी बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है। तो अब ये वाला जो पॉइंट है ना बेटा, आपको बहुत अच्छे से पता है कि गुडविल जब बैलेंस शीट में अपीयर कर रही होती है तो ये ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करती है। इन दैट सिनेरियो इस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चे किसमें, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, राइट। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, तो यही आपका एक्यूरेट आंसर है। और डी ऑप्शन क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो डेफिनेटली वो पैसा लेकर आते हैं तो उसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से कोई मतलब नहीं है। बट एक्यूरेटली गुडविल अगर आपकी बैलेंस शीट में अपीयर कर रही होती है तो वो ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करती है। इन दैट सिनेरियो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, देखो यही आपका आंसर है। आइए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो कैसा है। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। और इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग बेटा ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि आपका इश्यू ऑफ शेयर का मैंने ऑलमोस्ट सारा थ्योरी पोर्शन कवर किया हुआ है, और उसमें एनसीईआरटी के हिसाब से सारी थ्योरी मैंने कवर करी है, हर पॉइंट मैंने कंसीडर किया है। और उसके अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है रिजर्व कैपिटल के अंदर। अब रिजर्व कैपिटल क्या होती है, देखो ध्यान से सुनना। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, ऑथराइज कैपिटल बेसिकली जो कि एज पर कैपिटल क्लॉज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी जो कैपिटल क्लॉज के अंदर मेंशन कर देती है कि मैक्सिमम जो हमारी कैपिटल हो सकती है वो इतनी, ठीक है, और ये मैक्सिमम लिमिट होती है ऑथराइज कैपिटल। उसके बाद उसमें से कुछ पोर्शन कैपिटल का कंपनी इशू करती है जिसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। जो इशू किया गया उसमें से लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो जितना इशू किया गया जरूरी नहीं है लोग उतना पूरा सब्सक्राइब कर देंगे, राइट। बट अगर मैं बात करूं रिजर्व कैपिटल की, तो रिजर्व कैपिटल का मतलब समझना बेटा, जितने शेयर्स के लिए पब्लिक सब्सक्राइब करती है उनसे डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स मांगी जाती हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, आपको बहुत अच्छे से पता है, राइट। अब होता क्या है ना, कोई पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट कंपनी नहीं मांगती, ये मांगी बट लास्ट वाली नहीं मांगी, बट इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड, राइट। सब्सक्रिप्शन का मेरे को कैसे पता चला कि ऑब्वियसली जिन शेयर होल्डर ने मेरे को एप्लीकेशन का पैसा दे दिया ना, मतलब वो सब्सक्राइब्ड का पार्ट है, उन्होंने मेरी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब किया है, राइट। एप्लीकेशन का पैसा भेजा, सब्सक्राइब किया है, मैंने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, वो भी उन्होंने दे दिया। उसके बाद एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट मैं नहीं मांग रहा हूं और मैं इसको मांगूंगा इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है। जब बिजनेस बंद होगा या बिजनेस के हालात खराब होंगे, लिक्विडेशन का सिनेरियो होगा, उस सिनेरियो में मैं इस इंस्टॉलमेंट को मांगूंगा एंड इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ओके, आपको पता है कि जितने शेयर मार्केट में इशू किए जाते हैं और उनके अगेंस्ट लोग जितना पैसा भेजते हैं, एप्लीकेशन का अमाउंट भेजते हैं, दैट इज व्हाट सब्सक्राइब्ड कैपिटल। होता क्या है कि एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मांगती कंपनी, बट इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, राइट। लिक्विडेशन के टाइम पर, वाइंडिंग अप के टाइम पर, जब कंपनी के हालात खराब होंगे,
जब पैसों की जरूरत होगी उस टाइम लास्ट इंस्टॉलमेंट कंपनी मांग लेती है, राइट। तो डेफिनेटली इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। तो कहीं ना कहीं ये ऑथराइज का भी पार्ट है, सब्सक्राइब का भी पार्ट है और इशूड का भी पार्ट है, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। अनसब्सक्राइब्ड मतलब क्या कि मान लो ऑथराइज हैं आपके 1 लाख शेयर्स जो कि मैक्सिमम लिमिट है, इसमें से कंपनी ने जो इशू किए मान लो 80,000 शेयर्स इशू करे, ठीक है, ये क्या करे, ये इशू किए। अब इस इशू में से जनता ने कितनों के लिए सब्सक्राइब किया, मान लो 70,000 शेयर्स के हिसाब से जनता ने पैसा भेजा, इसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो डेफिनेटली इन शेयर्स में से ही जब इंस्टॉलमेंट का पैसा रिसीव होगा तो एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट्स होंगी। एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट कौन सी हो सकती है, लास्ट चैलेंज होती है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आप उसको कंसीडर कर सकते हो या फिर आप सेकंड एंड फाइनल कॉल उसको कंसीडर कर सकते हो। तो लास्ट एक इंस्टॉलमेंट होती है जिसका पैसा कंपनी नहीं मांगती, उसका पैसा लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप के टाइम पर कंपनी मांगती है, ठीक है। तो वो सब्सक्राइब्ड का पार्ट है। अब अनसब्सक्राइब्ड कितना रह गया, अनसब्सक्राइब्ड यहां पर रह गया 10,000 शेयर्स एंड 10,000 शेयर्स का एग्जैक्टली ये पार्ट नहीं है, दैट इज व्हाट अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ओके चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो इसका अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल ही हमारा एक्यूरेट आंसर है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका एनपीओ का क्वेश्चन है और एनपीओ इस बार आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसको आप छोड़ दीजिए। चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। At the time of dissolution of a partnership firm, journal entry for settlement of a loan advanced by the firm to a partner. तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, to a partner would be. So basically यहाँ पर लोन दिया है फर्म ने, राइट। ये देखो फर्म ने लोन दिया है किसको बच्चे, पार्टनर को लोन दिया है बेटा। अब फर्म के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, है ना, अकाउंट पढ़कर हम अकाउंटेंट बनेंगे, अकाउंटिंग हम बिजनेस के लिए करते हैं, राइट। अब फर्म ने लोन दिया है तो फर्म के लिए क्या हो गया, एसेट हो गया, राइट। अब इस एसेट के अगेंस्ट जब पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना। और जब आपने लोन दिया था तो क्या हुआ था, आपने जब लोन दिया होगा तो आपने इसको एसेट क्रिएट किया होगा, है ना, लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट, है ना, इस तरीके से आपने इसको डेबिट किया होगा, एसेट बनाया होगा अपना। अब उस एसेट को आप रिड्यूस कर रहे हो, ठीक। तो एंट्री कुछ इस प्रकार होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। जब पैसा मिल जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगी तो डेफिनेटली बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मेरा बैंक इंक्रीज हो जाएगा। और लोन जो मेरा एसेट था वो एसेट मेरा यहाँ पर डेबिट हुआ होगा जिस टाइम मैंने लोन दिया था, अब वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। दैट मीन्स अब उसको मैं क्या करूंगा, क्रेडिट, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कंपनी ने फॉरफिट करे हैं 4,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से, जिस पर एप्लीकेशन 3 रुपए की है जो पेड है। तो कहने का मतलब है कि 4,000 शेयर्स हैं, ओके, एंड 10 रुपए के हिसाब से है इनकी फेस वैल्यू, जिस पर 3 रुपए क्या है, पेड हैं, मतलब ये मिल चुके हैं। यस और नो, हाँ सर। तो कितने नहीं मिले सर, 7 रुपए नहीं मिले होंगे ऑब्वियसली, राइट। अब वो बोल रहे हैं आगे कि इसमें से 2,000 शेयर्स को क्या कर दिया बच्चों, 2,000 शेयर्स को री इशू कर दिया। ध्यान से समझना इसको, ठीक है। और जो कि फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप है, कहने का मतलब है जितना कंपनी ने मांगा लोगों ने उतना पैसा दे दिया री इशू के टाइम पर। बट हमें नहीं पता कि इसका रेट क्या था, वो रेट हमें आइडेंटिफाई करना है। एक चीज और बोली कि ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व जो है वो आपका 4,000 है, राइट। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना है, 4,000। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहले आप मुझे बताइए फॉरफीचर के टाइम पर फॉरफीचर में जो क्रेडिट होगा, फॉरफीचर में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा। सर फॉरफीचर में क्रेडिट होगा 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब कि 12,000 रुपये। 12,000 रुपये आपके फॉरफीचर में क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, राइट। उसके बाद देखो अब आप मुझे ये बताइए कि जो आप ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व करते हो, जो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व करते हो वो क्या करते हो, री इशू जो करते हो ना आप शेयर्स को, उनका पोर्शन ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल रिजर्व के अंदर, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो देखो 12,000 शेयर्स, 12,000 रुपए फॉरफीट हुए हैं कितने शेयर्स पर, 4,000 शेयर्स पर। यस और नो, 12,000 रुपए फॉरफीट हुए हैं 4,000 शेयर्स पर।
तो 2000 शेयर्स पर कितना, राइट। अब मुझे ये पोर्शन निकालना पड़ेगा बेटा, बिकॉज मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल में ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा 2000 शेयर्स का, राइट। तो अगर मैं इसको करूं तो बेटा ये 6000 आता है, तो कहीं ना कहीं 6000 रुपये मेरे कैपिटल रिजर्व में जाने चाहिए। बट कैपिटल रिजर्व में गया कितना, कैपिटल रिजर्व में जो एक्चुअल ट्रांसफर हुआ बेटा वो 4000 हुआ। तो मतलब 2000 रुपये कहीं ना कहीं डिस्काउंट होगा, यस और नो। 2000 रुपये कहीं ना कहीं क्या होगा बच्चों, डिस्काउंट होगा। इसका मतलब ये है कि री इशू के टाइम पर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट भी किया था, री इशू के टाइम पर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट भी किया था। और डेबिट कितने से किया होगा, डेबिट किया होगा बच्चों 2000 रुपये से, जो कि आपका क्या है, एग्जैक्टली डिस्काउंट है। तभी तो 6000 मेरे क्रेडिट और 2000 मेरे यहाँ पर डेबिट होंगे फॉरफीचर के रीइश्यू के टाइम पर। देन मैंने आइडेंटिफाई किया कि एक्चुअल अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना है, 4000 रुपीज़, है कि नहीं। तो 6000 मेरे पास क्रेडिट था फॉरफीचर में, 2000 का मैंने डिस्काउंट दिया तो ये डेबिट हो गया। अब असल में मेरा ट्रांसफर कितना हुआ फॉर कैपिटल रिजर्व में, 4000, ठीक है। 4000 कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में। अब मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा इजीली, ध्यान से समझना, क्या मैं ये पता कर पा रहा हूं कि 2000 शेयर्स को अगर मैं 2000 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं, 2000 शेयर्स को रीइश्यू करते टाइम अगर मैं 2000 का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो कहने का मतलब मैं क्या ये आइडेंटिफाई कर लिया मैंने कि यहाँ पर जो डिस्काउंट है, क्या मुझे इजीली पता चल पा रहा है कि यहाँ पर 1 रुपए का डिस्काउंट है, यस और नो, 1 रुपए का डिस्काउंट है, राइट। अब 1 रुपए का अगर डिस्काउंट है, 10 रुपए की नॉर्मल फेस वैल्यू होती है, 1 रुपए का डिस्काउंट है, तो एग्जैक्टली ये कितने पर हुआ है, एग्जैक्टली ये 9 रुपए पर क्या हुए हैं, रीइश्यू हुए, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो 9 रुपीज पर शेयर आपका ये क्या है, एक्यूरेट आंसर है। आइए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और उसमें क्या लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा हाउ मच फाइनल पेमेंट विल बी मेड टू अ पार्टनर ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन। तो फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पर पार्टनर को कितनी पेमेंट की जाएगी, जिसमें उसका जो क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल अकाउंट के अंदर वो 50,000 है, एंड रियलाइजेशन का लॉस है 10,000 का, और फर्म की लाइबिलिटी भी उसने टेक ओवर की थी 8,000 रुपए की। सिंपल सी बात, पहले क्रेडिट कितना था, 50,000, ये तो जाएगा ही जाएगा, कैपिटल का बैलेंस है, ठीक है, ओके। इसके अलावा इंडिविजुअल पार्टनर्स का कुछ नहीं पता, बट लॉस का पता है, लॉस हमें पता है कितना है, 10,000। 10,000 को सीधा उठाकर माइनस करो, कितना बचा, 40 बचा, ओके। अब 40 बचा हुआ है। अब इसमें बोल रहा है कि फर्म्स लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय हिम। अब फर्म की लाइबिलिटी अगर इसने टेक ओवर करी थी तो कहीं ना कहीं अब फर्म लाइबल है इसको 8,000 रुपये पे करने के लिए। दैट मीन्स कि ये भी क्रेडिट होगा, क्योंकि 8,000 अब फर्म की लाइबिलिटी बन गई कि इसको पे करेंगे, क्योंकि इसने फर्म की लाइबिलिटी पे करी, अब फर्म इसको पे करेगी, राइट। तो ये भी क्रेडिट हो गया। तो टोटल जो इसको मिलेगा 48,000 मिलेगा, 48,000, राइट। एंड देखिए 48,000 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कुछ इस प्रकार है, अरुण एंड विजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:1। ओके, एंड आपकी एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट मतलब एक छोटा सा टुकड़ा आपको बैलेंस शीट का दे रखा है, जिसमें मशीनरी की वैल्यू है 40,000 रुपीज, नो प्रॉब्लम। इफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी इन द बैलेंस शीट इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, ये जो वैल्यू दिख रही है ये वैल्यू 20% कम है, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी इन द बैलेंस शीट इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, ये अगर 20% कम है, देन व्हाट वैल्यू ऑफ मशीनरी विल बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। तो न्यू बैलेंस शीट में क्या दिखेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। अंडर वैल्यूड बाय, बेटा ये जो दिख रही है ये अंडर वैल्यूड है, तो कहने का मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो ये 40,000 हैं ये 80% के इक्विवेलेंट हैं, यस और नो। हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ये 80% के इक्विवेलेंट है, बिकॉज ये जो अमाउंट है ये 20% अंडर वैल्यूड है। अब मुझे 100% पर पहुंचना पड़ेगा, राइट। एंड जो गिवन होता है उसको आप नीचे रख लीजिए, एंड आपको 100% पर पहुंचना है। देन अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 और 2000, देन ठीक, एंड ये आपका हो गया 50,000। ओके, सो 50,000 आपका एक्यूरेट आंसर होगा। चलिए यही आपका आंसर है, देखिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखेंगे। रेक्स
Tex and Flex are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:2. Rex, Tex और Flex तीनों पार्टनर हैं, इनका जो प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो है वो गिवन है हमें कितना 5:3:2. As per the partnership agreement, the share of a deceased partner is to be calculated on the basis of profits and turnover of the previous accounting year. No problem. देखो सिंपल सी बात है, डिजीज पार्टनर की डेथ हुई है और ड्यूरिंग द ईयर हुई है, तो हमें देखना पड़ेगा कि जिस साल डेथ हुई है उस साल वो कितने महीने जीवित रहा है. ओके, तो हमें एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. एंड उसके बाद वो बोल रहे हैं कि जो प्रॉफिट पिछले साल के टर्नओवर के बेसिस पर था उसी बेसिस पर हम कैलकुलेट करके देंगे. टैक्स जो एक्सपायर हुआ है वो 31 दिसंबर 2019 को हुआ है, तो ध्यान से देखिए. तो 1 अप्रैल 2019 को मेरा साल शुरू हुआ होगा और खत्म होगा ये 31 मार्च 2020, बट 31 दिसंबर को डेथ हो चुकी है. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब कि उसने 9 मंथ्स बिजनेस में सर्व किया. ओके, एंड पिछले साल की और जो टर्नओवर टिल द डेट ऑफ डेथ और यहाँ तक की जो टर्नओवर है वो आपको दे रखी है. कितनी है बच्चों? 18 लाख. ओके, एंड आगे बोला गया देयर प्रॉफिट्स एंड टर्नओवर ऑफ द 18-19, मतलब इससे पिछले साल की जो टर्नओवर और प्रॉफिट है वो दे रखा है. अगर मैं टर्नओवर की बात करूं तो वो है आपका 20 लाख एंड प्रॉफिट की मैं बात करूं तो वो है आपका 4 लाख. ओके, एंड द अमाउंट ऑफ डैश विल बी गिवन टू हिज एग्जीक्यूटर एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ. तो डैश अमाउंट मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि एग्जैक्टली इस टाइम पीरियड का जो प्रॉफिट पोर्शन निकलता है वो एग्जीक्यूटर को मैं कितना दूंगा. एग्जीक्यूटर बेसिकली क्या होते हैं? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. जो जिसकी डेथ हो चुकी है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जो मैं पेमेंट करता हूं तो उनके लिए बनता है एग्जीक्यूटर का अकाउंट. अब क्या करो आप, सबसे पहले इसकी प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो. तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर मैं निकालूं पिछले साल के बेसिस पर, अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज आइडेंटिफाई करना चाहता हूं तो कैसे निकालूंगा बेटा? प्रॉफिट परसेंट करो 4 लाख अपॉन 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100. अच्छा, नीचे 20 लाख था ना. 20%. सो 20% मेरा एग्जैक्टली क्या आ रहा है बच्चे? 20% मेरा एग्जैक्टली आ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज. अब इसको मैं सीधा अप्लाई कर दूंगा इस पर. कर दो अप्लाई. सिंपल सी बात है, पिछले साल के प्रॉफिट परसेंटेज के बेसिस पर मेरे को कैलकुलेट करना है. तो 18 लाख पर लगाओ सीधा 20%, कितना होता है ये? 3,60,000. ठीक है, अब 3,60,000 का जो है ये प्रॉफिट्स, ये 9 महीने की टर्नओवर के बेसिस पर प्रॉफिट है. यस और नो? तो 18 लाख का 20/100, 3,60,000, ये हमारा 9 महीने का इस साल का प्रॉफिट है. इसको डिस्ट्रीब्यूट करो और बताओ कि जो टैक्स का जो शेयर आएगा वो कितना आएगा. 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10. अकॉर्डिंगली जब इसको मैं सॉल्व करूंगा बेटा, यह आ जाएगा 1,08,000, 1,08,000, एंड 1,08,000 इज योर एक्यूरेट आंसर. ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था. तो देखो, ठीक, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर विल क्रिएट अ सिचुएशन फॉर अ कंटिन्यूइंग पार्टनर विच इज नोन एज. हाँ जी, विच इज नोन एज. एक्यूरेट आपको आंसर आइडेंटिफाई करना है. ध्यान से देखिए, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है बट ध्यान से पढ़ना. क्या रिटायरमेंट और डेथ की जो सिनेरियो होता है वो एक ऐसी सिचुएशन कर देता है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की जिसको हम किससे जानते हैं? जनरली पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है. ठीक है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होना, दैट इज समथिंग कि फर्म के लायबिलिटी ज्यादा, एसेट्स कम, दैट इज समथिंग डिफरेंट. पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है, सिंपल सी बात है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है. रिटायरमेंट है, डेथ है, पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन है. पार्टनरशिप मतलब क्या? जो एग्रीमेंट है उसके अंदर नए चेंजेस किए जाते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है, अफेक्ट आता है, रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है फर्म को. दैट इज व्हाट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. एक्यूरेट आंसर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ओके, देखो, सो डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, दैट इज योर एक्यूरेट आंसर. एप्रोप्रिएट आपको आइडेंटिफाई करना है. ओके, उसके बाद देखो, चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. तो क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा मेरे को टेक्निकल लगा और आपको बेटा समझना चाहिए ध्यान से, और ध्यान से पढ़ने की भी ज़रूरत है.
तभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। सीबीएसई कभी कभार आपके साथ खेलती है इस प्रकार से, इस तरह के क्वेश्चंस वो ड्राफ्ट करते हैं ताकि बच्चों की थोड़ी सी एनालिटिकल पावर चेक की जाए कि बच्चा कितना सोच रहा है कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को। ओके, सो ए बी सी तीनों पार्टनर है, सी एक्सपायर हुआ है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा, एक्सपायर का सिचुएशन होती है, डेथ की सिनेरियो होता है, तो डेथ के सिनेरियो में यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आपके दिमाग में सीधा क्लिक होता है, यही होता है। On 18th of December 2019, okay, as per the agreement, surviving partner A and B directed the accountant, okay, तो उन्होंने अकाउंटेंट को बोला कि प्रिपेयर करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को 18 दिसंबर 2019 को ही। बस ये जो बात बोली है ना, इस बात की वजह से ही आप यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। डेथ हुई है, ध्यान से देखो, 1 अप्रैल 2019 को मेरा ईयर बिगिन हुआ और ये साल पूरा जाएगा 31 मार्च 2020 तक, राइट। यहां पर डेथ हुई है 18 दिसंबर को डेथ हुई है। डेथ वाले दिन ही क्या बोल दिया, मुझे बहुत अच्छे से पता है जब डेथ का सिनेरियो होता है तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की बात करता हूं, राइट। बट क्या बोला कि यहीं पर खातों की समाप्ति कर दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहीं पर रेडी कर दो। 18 दिसंबर को डेथ हो रही है, यहीं पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेडी करो। तो कहने का मतलब यह है कि जब ईयर एंड होता है तो कायदे से साल के अंत में जाकर मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात करता हूं। बट ये क्या हुआ, ये तो उन्होंने ये बोला कि ठीक है साल के अंत तक, एंड तक वेट करने की जरूरत नहीं है, 18 दिसंबर को ही साल का अंत मानो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करो फटाफट। अब ये जो सिनेरियो है ये इसके बराबर हो जाता है, क्योंकि 18 दिसंबर को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हो तो ये मान लो कि यहीं पर आपका ईयर एंड हो रहा है, और इस सिनेरियो में आप सीधा सीधा यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से डील करोगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से, राइट। तो ये जो 3-4 वर्ड्स यहां पर आए और इनकी वजह से बेटा सारी कहानी पलट गई। तो एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, इस तरह की ट्रिक्स वो यूज़ करता है, और इस तरह की जो ट्रिक्स वो यूज़ करता है ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर, सैम्पल पेपर में। जब भी मैं बार बार बोल रहा हूँ सैम्पल पेपर करो, सैम्पल पेपर करो और सैम्पल पेपर ही करो, ओके। एंड अकॉर्डिंगली द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी डिजीज पार्टनर वाज कैलकुलेट किया, 12 लाख रुपए निकल कर आया, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड टू ट्रांसफर सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो डेफिनेटली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होगा, बिकॉज उसी डेट पर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को खत्म कर रहे हो। दिमाग में सबकी यही आएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है, लेकिन बेटा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इसका एक्यूरेट आंसर नहीं है, बिकॉज वहां पर प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है, ओके। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, EFG पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2. Okay, as per the partnership agreement, G is to get a minimum amount of 80,000. G को minimum 80,000 मिलेंगे ही मिलेंगे as his share of profits every year. Okay, any deficiency on this account is to be personally borne by E. और इसमें 80,000 पे अगर थोड़ी भी कमी पेशी आएगी तो कौन भुगतेगा? भुगतेगा E. E बोल रहा है चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, 80,000 मिलेंगे, कम होंगे तो मैं दूंगा, ओके। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2020 इज 3,12,000. कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय ई। तो सीधा हम जी का शेयर निकाल लें? यस बिल्कुल निकालो सर। तो अगर मैं जी का शेयर निकालता हूं ना बेटा, जी का कितना है, जी का आएगा 2/8, इसको आप सॉल्व करो, ये आएगा 78,000, राइट। अब 78,000 आएगा, बट कायदे से कितने देंगे इसको, 80,000 देंगे। तो कितनी डेफिशिएंसी आ रही है सर, 78 में 2,000 और ऐड करने पड़ेंगे, कौन देगा? ई देगा, राइट। तो ई जो डेफिशिएंसी बॉर्न कर रहा है वो 2,000 रुपये की बॉर्न करेगा, ओके। सो डेफिनेटली 2,000 इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिक द ओड वन आउट। अब ओड वन आउट बेटा पढ़कर ये नहीं देखना कि इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ है, यहाँ पर इंग्लिश चेक नहीं कर रहा आपकी, वो आपको देखना है यहाँ पर कौन सा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और कौन सा एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है। जो यूनिक लगेगा वही आपका करेक्ट आंसर है। क्या ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है?
यस सर, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। रेंट टू पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। मैनेजर कमीशन सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन बेटा ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल सर ये एप्रोप्रिएशन है एंड दैट इज ओड 1 एंड डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके।